Yes. So very good afternoon to all of you. Welcome back. चलो प्लीज डोंट टॉक. कल आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 10 मिस निकी एंड कंपनी का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया था एपिसोड. एंड पहले 3 ट्रांजैक्शंस हमने एडलेस डिस्कस कर लिया था. इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट दिया है. मैंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको पूछा था इससे रिलेटेड, इफ यू रिमेंबर, कि क्या यहाँ पे हम एग्जिस्टेड कैश बुक बना के इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या. तो जवाब था नहीं. का कारण क्या था कि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का दिया ही नहीं. क्या दिया है स्टार्टिंग पॉइंट इन्होंने? बैंक स्टेटमेंट. तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कंपलसरी ओनली बीआरएस करना पड़ेगा. यू डोंट हैव अ चॉइस कि आप यहाँ एसीबी बना के बीआरएस बनाए. क्लियर है? यस. तो और बहुत ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट्स थी सेकंड और थर्ड. मैं इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आपको कहूंगा कि जब भी आप इसका आंसर नोटबुक में लिखे तो उसके आगे इंपॉर्टेंट लिख देना, बिकॉज ये एडजस्टमेंट बढ़िया थी. यानी ये जो डिफरेंस था, कौन सा? सेकंड वाला. याद आ रहा है आपको कि 3 लाख रुपए के हायर पे हमने कुछ परचेज किया है. तो हायर परचेज अग्रीमेंट यानी क्या? इंस्टॉलमेंट बेसिस पर आपने कुछ खरीदा होता है ना, उसे हायर परचेज अग्रीमेंट कहते हैं. बराबर. तो आपने हायर परचेज अग्रीमेंट पे 3 लाख रुपए का हर महीने के 10 तारीख को 3 लाख रुपए का पेमेंट करके आपने कुछ खरीदा है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है. और इसका पेमेंट अप्रैल मंथ से ही शुरू हो गया था. अप्रैल, मई, जून. और हम जो अभी बीआरएस बना रहे वो कब बना रहे? जून में बना रहे. और इन्होंने कहा है कि कोई भी एंट्री आपके कैश बुक में अभी तक हुई नहीं है. यानी 3 महीने के पेमेंट्स आपके कैश बुक में रिकॉर्ड हुए नहीं है. अप्रैल का भी नहीं हुआ है, मई का भी नहीं हुआ है, और जून का भी नहीं हुआ है. तो 3 लाख इंटू 3 दैट इज 9 लाख रुपीज. बराबर. पर रिकॉर्ड कहाँ नहीं हुआ है ये बताओ? कैश बुक में. आपने जैसे ही हायर परचेज अग्रीमेंट किया था, आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि क्या करना है, हर महीने की 10 तारीख को मेरे खाते से 3 लाख रुपए पे कर देना है, बिना मुझे पूछे. और बैंक ये हर महीने की 10 तारीख को कर दे रही है. तो 3 महीने के पेमेंट बैंक ने कर दिए. 3 लाख इंटू 3, बैंक ने टोटल 9 लाख रुपीज पे कर दिया है. एंड हमने कैश बुक में 1 रुपया भी रिकॉर्ड नहीं किया है. सो कैश बुक, पासबुक, पासबुक, कैश बुक, कैश बुक टू सॉरी पासबुक टू कैश बुक जाना था, तो ऐड करेंगे 9 लाख रुपीज. ये 9 लाख इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, अमाउंट वो जरूरी थी. और फिर ये थर्ड वाला भी एक बढ़िया सा ट्रांजैक्शन था कि हमने किसी एक कस्टमर को डिस्काउंट दिया था 4% का. तो उसने एक्चुअली हमें चेक दिया था 3,84,000 का, और बैंक में इतने पैसे आ भी गए हैं. लेकिन हमारा कैशियर गधा था. उसने क्या किया? 4 लाख रुपए रिकॉर्ड कर दिए. कहा? कैश बुक के बैंक कॉलम में. एक्चुअली कितने करने चाहिए थे? 384. कर कितने दिए? 4 लाख. तो कैश बुक, पासबुक, कैश बुक में 4 लाख डिपॉजिट का एंट्री कर दिया, बट एक्चुअली बैंक में 3,84,000 ही आया, क्योंकि हमने कस्टमर को 4% का डिस्काउंट दिया था. तो 4 लाख का 4% ही 16,000 रुपीज का डिस्काउंट हमने दिया था. जाना मुझे पासबुक से कैश बुक है, तो क्या होगा ये? ऐड. ओके. अब बाकी के आपने कल ही ये एडलेस डिसाइड कर लिए थे, हमें डिस्कस करने बाकी थे, अभी कर लेते हैं. फोर्थ, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक. वेरी सिंपल. कैश बुक, पासबुक, पासबुक, कैश बुक, पासबुक टू कैश बुक, ऐड. गुड. अच्छा, अगर ऐसे ही पूछूं आपसे, करना तो है नहीं बट पूछूं, तो बताओ क्या ये एसीबी का आइटम है या नहीं? यस सर, ये एसीबी का आइटम है. वेरी गुड. On 28th June, a customer of the company directly deposited the amount in the bank, rupees 4 lakh, but no entry had been made in the cash book. Cash book, passbook, passbook, cash book, passbook to cash book, less. Very good. क्यों लेस? एक कस्टमर ने 4 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए, पर हमने अभी तक कैश बुक में इसे रिकॉर्ड नहीं किया है. करेक्ट. तो ऑब्वियसली ये लेस होगा. एसीबी है या नहीं? एसीबी आइटम है या नहीं? हाँ है. क्यों? तो सर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पासबुक में हुआ है, पैसा आया है 4 लाख, डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है बैंक में आपके, तो आपको ये एसीबी में लेना चाहिए. नेक्स्ट, ₹11,200 पेड इनटू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द. थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर वर्ड्स को पकड़ना पड़ेगा. क्या लिखा है? पेड इनटू द बैंक. मतलब बैंक में भरे कि बैंक से पे किए? सर इनटू द बैंक यानी डिपॉजिट किए. वेरी गुड. तो सर ये हमने कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिए. तो प्लीज पे अटेंशन. कैश बुक, पासबुक, अमाउंट पेड इनटू द बैंक, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ट्वाइस.
बराबर, जाना मुझे पासबुक से कैश बुक है, क्या करूंगा, ऐड, कितना, 11,200। लास्ट, अ डेबिट ऑफ रुपीज 11 लाख appeared in the bank statement। ओहो, डेबिट इन बैंक स्टेटमेंट, यानी पैसा कम कर दिया है या दिया है, सर पासबुक डेबिट यानी पैसे काट लिए उन्होंने, आ रही है बात समझ, हाँ। तो सर अ डेबिट ऑफ रुपीज 11 लाख appeared in the bank statement for an unpaid check which had been returned marked out of date। The check had been redated by the customer and paid into the bank again on 5th of July 2022। ओके, ध्यान से, वेरी इजी। बट हाँ, ये जिस तरीके से लिखा है ट्रांजैक्शन कॉम्प्लिकेटेड लगता है और थोड़ा सा आपको ये दिमाग को समझ में आने में दिक्कत देगा, तो थोड़ा ध्यान अच्छी से आप देना। फिर से पढ़ रहा हूँ आपके लिए, और डेबिट ऑफ रुपीज 11 लाख appeared in the bank statement for an unpaid check। मेरा सवाल आपसे ये है, अनपेड चेक यानी हमने किसी को चेक दिया था वो अनपेड है, या किसी ने हमें चेक दिया था वो अनपेड है? हमने किसी को चेक दिया था, किसको लगता है हमने किसी को चेक दिया था वो अनपेड है? अच्छा चलो थोड़ा सा अपन पीछे जाते हैं, और मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने किसी को चेक दिया पर वो पे नहीं हुआ, तो बैंक मुझे डेबिट कर देती है। बैंक मुझे डेबिट कब करेगी? जब वो पे हो जाएगा, तो मेरे अकाउंट में उतना बैलेंस है और वो चेक सही सलामत है, तो फिर उसका पेमेंट बैंक कर देगी, बराबर। तब वो मेरे अकाउंट से डेबिट करके पैसा निकालेगी, आप समझ रहे हो क्या, और उस इंसान को दे देगी जिसको मैंने चेक इशू किया था। सर यहाँ तो डेबिट हो गया है, और वो भी अनपेड चेक के लिए। थोड़ा आपको समझदारी से काम लेना था, ये चेक आपको मिला हुआ था, आपने ये डिपॉजिट किया हुआ था, लेकिन इसका पैसा नहीं आया, इसीलिए बैंक ने इसका डेबिट कर रखा है। देखो, आपने चेक जब बैंक को दिया होता है ना, तो बैंक उसका एक टेम्पररी क्रेडिट आपके अकाउंट में डाल देती है, टेम्पररी क्रेडिट बोलते हैं उसको, यानी जब एक्चुअली पैसा आ जाएगा ना, तब वो परमानेंट, यानी तब वो क्लियर हो जाता है, और फिर आप वो पैसों का इस्तेमाल कर सकते हो, तब तक आप पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो क्रेडिट दिखता है आपको आपके अकाउंट में, बट वो फंड्स यूज नहीं हो सकते, ठीक है। चलो सर, तो मतलब अपने चेक डिपॉजिट किया, बैंक पैसे मांगने गई, लेकिन चेक हो गया अनपेड, मतलब पैसा मिला नहीं, तो बैंक ने वो टेम्पररी क्रेडिट को डेबिट कर दिया, बैंक स्टेटमेंट में ये दिख रहा है। लेकिन आगे क्या हुआ, क्यों ये रिटर्न आया था, क्यों ये अनपेड था, तो आउट ऑफ डेट हो गया था। अब ना व्हाट इज दिस आउट ऑफ डेट, तो ये हमें समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। वैसे आप ये लॉ के सिलेबस में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ोगे जो मैं बात बताने वाला हूँ, बट एक चेक की वैलिडिटी है 3 मंथ्स की, किसी भी चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। यानी क्या, सपोज आपने मुझे चेक दिया 1 जनवरी 2024 को, मैंने चेक लिया, मैंने रख दिया इधर या ड्रॉवर में, और मैं भूल गया काम में, रोज के काम में मैं लग गया, मुझे बिल्कुल याद नहीं कि आपने मुझे चेक दिया हुआ है जो मुझे बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए। वो चेक वहीं पे पड़ा था। 31 मार्च 2024 के बाद 1 अप्रैल 2024 को मेरी बैचेस खत्म हुई थी, तो मैं बोला थोड़ा सा आवर लेते, थोड़ा सा अपन उसको ठीक कर लेते, सब चीजें देख लेते, कहा क्या पड़ा है। ड्रॉवर खोला, सामने ही चेक दिखा, बोला अरे बाप रे, चलो फटाक से भाग के जाते इस चेक को डिपॉजिट कर देते ताकि इसके पैसे आ जाए। क्या मैं ये चेक डिपॉजिट करके इसके पैसे रिसीव कर सकता हूँ? नहीं। मैं ये डिपॉजिट करने गया, डिपॉजिट हो भी गया, जनरली वहां पे बैंक का ऑफिसर आपको मना कर देगा कि ये चेक आउट ऑफ डेट है, आप लेके जाओ। बट गलती से ऑफिसर ने भी देखा नहीं, उसका भी ओवरसाइट हुआ और उसने स्टैम्प मार के मुझे दे दिया और चेक रख लिया। जब वो चेक के पैसे मांगने गया आपकी बैंक के पास, तब वो पता चला क्या हो चुका है, क्योंकि किसी भी चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। पहले ये 6 मंथ्स की हुआ करती थी, अब इसको रिड्यूस करके 3 मंथ्स की कर दिया है। 3 मंथ्स यानी जो भी डेट उस चेक पर लिखी है, वहां से 3 महीनों के अंदर वो चेक का क्लियरिंग आपने करवा लिया तो ठीक, उसके बाद वो चेक एक कागज है और कुछ नहीं, उसका आप कुछ नहीं हो सकता, वो वेस्ट है, बिकॉज दैट इज आउट ऑफ डेट। समझ गए? हाँ। तो सर आउट ऑफ डेट था, इस वजह से ये चेक अनपेड रहा,
तो इसलिए बैंक ने आपको डेबिट कर दिया है और फिर वो चेक को रीडेट किया गया। तो जो कस्टमर था हमारा जिसने हमें चेक दिया था, अगर आपने ये पढ़ लिया होता तो क्या आप अनपेड चेक की वक्त गलती करते बोलने में कि सर हमने दिया हुआ चेक है ये? नहीं, हमें मिला हुआ चेक है। कस्टमर हमें चेक देगा कि कस्टमर को हम चेक देंगे? समझे ना? कस्टमर हमें चेक देगा, हम किसे चेक देंगे? सप्लायर को। अब सप्लायर और कस्टमर का फर्क तो समझते हो? आप सब मेरे कौन हो? कस्टमर। और ये बिल्डिंग जिसकी है वो मेरे कौन है? सप्लायर। वो मुझे प्रेमाइसेस सप्लाई कर रहे हैं, मैं उन्हें इसकी रेंट पे करूंगा। और आप सब मेरे कस्टमर, तो मैं आपको सर्विस दूंगा, आप मुझे फीस पे करोगे। आप समझ रहे हो? यस। तो कस्टमर कभी भी चेक देगा। कस्टमर ने चेक दिया था, हमने बैंक में भरा था, पर वो आउट ऑफ डेट था तो अनपेड रहा, बैंक ने डेबिट कर दिया है। पर हमने अभी तक उसको कुछ भी किया है क्या? चेक अनपेड रहा, हमने तुरंत कस्टमर को फोन किया, क्या है यार तेरा चेक अनपेड है? कस्टमर खुद गया बैंक में, वहां से चेक लिया, उसको रीडेट किया 5 जुलाई 2022 को और फिर से चेक डिपॉजिट कर दिया। ओके, अब थोड़ा ध्यान से इसको करना पड़ेगा। ये देखो मेरी कैश बुक, ये देखो पासबुक। मैंने चेक डिपॉजिट किया होगा, तभी बैंक ने मुझे टेम्पररी क्रेडिट दिया, तभी बैंक पैसे मांगने गई, बैंक को पैसे मिले नहीं क्योंकि चेक हो गया था आउट ऑफ डेट, तो बैंक ने मुझे फिर से डेबिट कर दिया। लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। आ रही है बात समझ में? पक्का? श्योर? यस। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। और सर, और वो चेक को रीडेट किया गया है और फिर से भर दिया गया है। बट ये सब कब हुआ है? 5 जुलाई को हुआ है। बराबर, मतलब चेक डिसऑनर नहीं हुआ है, चेक रीडेट होके फिर से डिपॉजिट हो गया है और कैश बुक में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब बताओ पासबुक से कहाँ जाना है? कैश बुक। तो क्या करेंगे इसको? ऐड। आ रही बात समझ में? पक्का? ये हम बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया है, पासबुक से कैश बुक जा रहे गरिमा। बराबर? तो प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2022। लेट्स स्टार्ट। ड्रॉ द फॉर्मेट। निकी एंड कंपनी का ये बीआरएस हम बना रहे। इलस्ट्रेशन 11 फास्ट, सॉरी 10 है, 10 है, 10 इलस्ट्रेशन 10। निकी एंड कंपनी, 9th हम बाद में करने वाले, वो कंपैरिजन से रिलेटेड है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2022। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपी। करें स्टार्ट? ओके, तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आपको इन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, कितना है वो? 10,39,200। ऐड। चलो ऐड के सारे आइटम्स देखें। तो फर्स्ट ही ऐड का आइटम है, डिपॉजिट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो अमाउंट डिपॉजिटेड had not been credited by bank up to 30 June 22। कितना? 3,09,200।
ये हो गया ऐड का फर्स्ट, और देखो सेकंड भी ऐड है। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 3 months as per hire purchase agreement paid by bank not recorded in cash book three lakh into 3, that is 9 lakhs. 3 lakh into 3, that is 9 lakhs. Done. The installments of 3 months as per hire purchase agreement paid by the bank not recorded in the cash book. तो 3 लाख रुपए महीने के हिसाब से 3 महीने का उन्होंने 9 लाख का पेमेंट कर दिया है, हमने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। सेकेंड हो गया। थर्ड 16,000 भी ऐड करना है। चलो लिखो ना थर्ड। तो कस्टमर से हमें 3,84,000 ही आए थे, लेकिन गलती से ग्रॉस अमाउंट रिकॉर्ड हो गई थी। तो चेक क्या, एक मिनट रुका। हाँ, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आफ्टर 4% कैश डिस्काउंट erroneously recorded at gross amount in cash book. तो ऑब्वियसली पासबुक में जितने का एक्चुअली चेक था उतने पैसे पासबुक में आ गए थे। दैट इज हाउ मच 16,000 पर दैट इज हाउ मच 3,84,000 पर कैश बुक में हमने 4 लाख रिकॉर्ड कर दिए। तो सर 16,000 रुपीज इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। ये हुआ थर्ड। अभी ऐसे ट्रांजैक्शंस के केस में एक ही दिक्कत होती है, और वो दिक्कत ये है कि इसको फ्रेम कैसे करना है, जब बीआरएस में लिख रहे हो तब कैसे लिखना। तो ये आपको थोड़ा सा समझदारी से लिख देना है। बाकी बहुत ही एक्यूरेट होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ा सा रिलेटिव भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट और एक ऐड है, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 3,000। बैंक चार्जेस not recorded in cash book 3,000। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 3,000। फोर्थ हो गया और ऐड हाँ है ये amount paid into bank recorded twice in the cash book 11,200
amount paid into bank recorded twice in the cash book, 11,200. Amount paid into bank recorded twice in the cash book, 11,200. और एक ऐड है, check unpaid एक काम करो, लिखा आपने अनपेड किया गया तो मैं वैसे कर देता हूँ उसको, ठीक है। चेक अनपेड ड्यू टू आउट ऑफ डेट फ्रॉम अ कस्टमर check unpaid due to out of date from a customer redated and submitted in the bank on 5th of July 22. Check unpaid due to out of date from a customer redated and submitted in the bank on 5th July, debited by the bank before 30th June. How much? 11 लाख। तो एक चेक अनपेड रहा बिकॉज ऑफ आउट ऑफ डेट था वो चेक, जो कि एक कस्टमर से मिला हुआ था। नो डाउट उसने रीडेट करके सबमिट कर दिया है फिर से बैंक में, ऑन 5th जुलाई किया है, लेकिन जो बैंक ने 30 जून के पहले हमें डेबिट किया हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग दैट अमाउंट 11 लाख। आई थिंक ऐड के सारे आइटम्स अब हो गए हैं। टोटल लीजिए, 23,39,400 आ रहा है क्या टोटल? ऐड करो उसमें 10,39,200, तो कितना हो जाएगा ये? 33,78,600। 33,78,600। अब करो लेस, क्या लेस का एक ही आइटम है सिर्फ? हाँ, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 4 लाख। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर not recorded in cash book 4 लाख सीधा आउटर कॉलम में, तो सिंगल अमाउंट है। ऑब्वियसली बैलेंस बचेगा 29,78,600 और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो बैलेंस से स्टार्ट किया था तो ये भी बैलेंस ही होगा। तो दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक। सिंपल, खत्म। तो इसमें कुछ नए और कुछ अलग ट्रांजैक्शंस हमने देखे बस, बाकी है वही, आसान भी है। अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन लिखना हो बाकी तो बता दो, आपको ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ। चले आगे। यस, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन।
29,78,600 बैलेंस एज पर कैश बुक। चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन 11। तो हम इसको भी बाद में सॉल्व करेंगे बिकॉज अभी तक हमने कैश बुक पासबुक का कंपैरिजन नहीं देखा है। ठीक है, तो जब भी आपको समरी दिखे इसका मतलब समझ जाओ कि वो चैप्टर क्या हो गया, खत्म। ठीक है, पर हमारा एक डिस्कशन अभी बाकी है, तो आइए पहले अब वो डिस्कशन कर ले। 9th और 11th ये दो एग्जाम्पल उस पर बेस्ड है, वो सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे क्या सारे एग्जाम के क्वेश्चंस। ये मैंने आपके लिए हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर रखा है। सितंबर 24 देन जून 24 का ऑलरेडी मैंने आपसे करवा दिया था, लेकिन अब मैं आपको इसको किसके हिसाब से करवाऊंगा। ये सब बहुत समझदार हो ना, जल्दी समझ जाते हो। तो तब हमने इसको डायरी किया था, लेकिन अब ये 31 मार्च का है, तो क्या हमारे पास ऑप्शन है एसीबी का। हाँ सर, स्टार्टिंग पॉइंट भी कैश बुक का है क्या, यस दिया हुआ है, तो आप एसीबी बना सकते हो। तो हम ये एसीबी से प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसके पुराने पेपर भी हमारे पास दिसंबर 23, जून 23 एंड उसके भी पुराने पेपर के क्वेश्चन है। सारे यहाँ नहीं करेंगे, अब कुछ आपको होमवर्क देंगे प्रैक्टिस के लिए, कुछ हम यहाँ करेंगे। ठीक है, फिलहाल जब आपको कैश बुक और पासबुक ये दोनों दे देते हैं क्वेश्चन में और कहते हैं कि अब आप कंपैरिजन करो और बना के दिखाओ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो हाउ टू डू दैट वी हैव टू सी। अब 4 देके हेडिंग देना है, व्हेन, प्लीज डोंट टॉक, एक्सट्रैक्ट ऑफ cash book and passbook is given, when extract of cash book and passbook is given। तो जब भी आपको कैश बुक और पासबुक का एक्सट्रैक्ट देंगे तब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनेगा। क्लियर। रेडी, यस। तो जब भी आपको कैश बुक और पासबुक के एक्चुअल एक्सट्रैक्ट ये लोग प्रोवाइड करे और कहे कि अब आप देखो कि क्या ये कैश बुक और पासबुक आपस में टैली होती है, अगर हो जाती है तो बताओ क्या होगा। सर फिर कोई बीआरएस बनाने की जरूरत नहीं है, कोई रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं है। पर अगर ये कैश बुक और पासबुक आपस में टैली नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली केस होगा कि टैली नहीं होगी। तो अगर ये आपस में टैली नहीं हो रही है तब आपको ये कहेंगे कि फिर अब आप क्या करो, आप इनके दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है वो ढूंढो और उन डिफरेंसेस को ऐड करना की लेस डिसाइड करो एंड देन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझा? यस। तो सर दो केसेस हमारे सामने आ सकते हैं। जब भी आपको कैश बुक और पासबुक के एक्सट्रैक्ट देंगे तब हमारे सामने दो केसेस आ सकते हैं। बताओ वो कौन से दो केसेस होंगे। या तो आपको जो कैश बुक और पासबुक दिए वो दोनों कॉमन पीरियड की दी होगी, या फिर आपको कैश बुक और पासबुक दोनों जो है वो अनकॉमन पीरियड की दी होगी। सर कॉमन पीरियड की कैश बुक पासबुक दी है मतलब क्या, तो आपको दोनों कैश बुक भी और पासबुक भी सेम मंथ की दी है, दोनों मार्च के दिए या दोनों अप्रैल के दिए या दोनों मई के दिए, कोई भी मंथ का वो हो सकता है। और अनकॉमन पीरियड यानी क्या होगा कि आपको वो कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स की दी है, यानी अप्रैल की कैश बुक दी है तो मई का पासबुक दिया है, अप्रैल सॉरी मई का कैश बुक दिया है तो जून का पासबुक दिया है।
हाँ, ऐसा कभी आपके साथ नहीं होगा कि आपको जनवरी का कैश बुक देंगे और आपको उधर अक्टूबर का पासबुक दे देंगे। इतना बड़ा गैप नहीं रख सकते। इतने बड़े गैप का भी बीआरएस बन सकता है, बट उसके लिए फिर बीच में जितने भी मंथ्स आते हैं उनकी भी कैश बुक पासबुक आपको उनको देना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? यस। तो कैश बुक और पासबुक जनरली कॉमन पीरियड की या अनकॉमन पीरियड की ऐसी आपको दी जा सकती है। तो कॉमन पीरियड की अगर है तो सेम मंथ की रहेगी, अनकॉमन पीरियड की है तो कॉन्सेक्यूटिव मंथ की रहेगी, जनवरी फरवरी या फिर मार्च अप्रैल सो ऑन। अब करना क्या है? तो सर हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले तो कि वो दोनों टैली हो रहे हैं या नहीं किसी पर्टिकुलर डेट पर, जिस डेट पर हमें बीआरएस बनाने बोलेंगे उस डेट पर। अगर ये दोनों टैली हो रहे हैं तो आर जॉब इज डन, हमें कुछ नहीं करना है। फिर किस बात का बीआरएस, किस बात का एग्जिस्टेड कैश बुक, नथिंग टू बी डन। पर अगर ऐसा नहीं है, यानी क्या, जनरली यही होगा कि कैश बुक पासबुक आपस में टैली नहीं हो रहे, देन हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि वो कौन से पीरियड के हैं। कॉमन पीरियड के हैं तो हम उनमें सारे अब अनकॉमन आइटम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कौन से आइटम्स को आइडेंटिफाई करेंगे? अनकॉमन आइटम्स, यानी जो कैश बुक में है पर पासबुक में नहीं, जो पासबुक में है पर कैश बुक में नहीं, ऐसे सारे आइटम्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। कब? जब दोनों बुक्स हमें कॉमन पीरियड की दी हो, और जब दोनों बुक्स हमें अनकॉमन पीरियड की दी होगी तब हम क्या करेंगे, तब हम उनमें कॉमन आइटम्स ढूंढेंगे। तब हम उनमें कॉमन आइटम्स ढूंढेंगे। तो कॉमन पीरियड की कैश बुक पासबुक है, गो फॉर अनकॉमन आइटम्स। अनकॉमन पीरियड की कैश बुक पासबुक है, गो फॉर कॉमन आइटम्स। अच्छा मेरी बात सुनो, थोड़ा लॉजिक बना देते हैं। आप देखो, अगर अभी पकड़ लोगे लॉजिक तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो क्या एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और खत्म बात। क्या लॉजिक है सर? थोड़ा सोचना आप लोग भी मेरे साथ। कॉमन पीरियड की कैश बुक पासबुक दोनों दिए, मार्च की कैश बुक दिए और मार्च की पासबुक दिए, और हमने देख लिया है कि सपोज मैं 31 ऑफ मार्च को ये बीआरएस बनाना चाहता हूं, तो उस दिन जाके मैंने देखा कैश बुक में और पासबुक में कि ये दोनों टैली हो रहे हैं या नहीं। बट मैंने पाया कि कैश बुक में बैलेंस दिख रहा है 1,02,200 रुपए का, और पासबुक में 91,450 का बैलेंस दिख रहा है। तो क्या बताओ, ये दोनों टैली हो रहे हैं आपस में? नहीं। तो इसका मतलब कुछ तो रीजन ऑफ डिफरेंसेस यहाँ पर पक्का है। अब वो रीजन ऑफ डिफरेंसेस मुझे ढूंढने हैं, तो वो रीजन ऑफ डिफरेंसेस मतलब कैसे मिलेंगे? तो सारे अनकॉमन आइटम्स वो रीजन ऑफ डिफरेंसेस रहेंगे। कौन से आइटम्स? अनकॉमन आइटम्स वो रीजन ऑफ डिफरेंसेस रहेंगे। अनकॉमन का मतलब क्या होता है? जैसे आप में और मुझ में कुछ चीजें कॉमन है कि हम दोनों सीए से रिलेटेड है, लेकिन कुछ अनकॉमन बातें भी हैं कि मैं मेरी सीए की सारी पढ़ाई कर चुका हूँ, मेरी डिग्री रेडी है, आ चुकी है, आप लोग अब उस डिग्री के पीछे लगे हो और आप भी जल्दी भागकर वो डिग्री को पकड़ने वाले हो। बराबर है कि नहीं? हाँ, और फिर मेरे बाजू में बैठ जाओगे, फिर हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हो जाएंगे। बराबर है ना? हाँ ना सर, फिर हम आपकी स्किल से आपके ही क्लाइंट्स को खा जाएंगे। यस, तो बिल्कुल आप ऐसा करना, मैं चाहता हूँ आप ऐसा करो, तभी मुझे मजा आएगा, तभी मुझे लगेगा कि मैंने आपको सही पढ़ाया। तो सर कॉमन पीरियड की कैश बुक पासबुक है, पता चल गया है कि दोनों टैली नहीं हो रहे, मतलब रीजन ऑफ डिफरेंसेस है। वो रीजन ऑफ डिफरेंसेस कौन होंगे? सारे अनकॉमन आइटम्स। ना व्हाट इज अनकॉमन? जो कैश बुक में तो दिख रहा है बट पासबुक में नहीं। तो सुनो ना, लॉजिक बना रहा हूं। कैश बुक में दिख रहा है कौन से महीने की, लेकिन मार्च की पासबुक में दिख रहा है क्या? इसका मतलब वो कहां आएगा, यानी पासबुक में कब आएगा? फिर से सवाल बराबर कनेक्ट नहीं हुआ, फिर से। तो अनकॉमन आइटम्स, यानी कैश बुक में है बट पासबुक में नहीं, पासबुक में है पर कैश बुक में नहीं, ऐसे सारे आइटम्स ढूंढने, वही सारे आपके रिकंसिलेशन के आइटम्स रहेंगे, वही सारे आपके रीजंस ऑफ डिफरेंसेस रहेंगे कैश बुक और पासबुक में। बराबर? हाँ। तो मैं लॉजिक बना रहा हूं उसका कि क्यों अनकॉमन आइटम्स, क्यों अनकॉमन आइटम्स कॉमन पीरियड में? सर वो आइटम कैश बुक में कब आया है? मार्च में, और पासबुक भी तो है ना मार्च महीने की। तो अगर पासबुक में भी आ गया है तो वो तो कॉमन आइटम हो गया, मतलब वो दोनों जगह मार्च में आ गया, दोनों जगह मार्च में आ गया, तो उस पर्टिकुलर आइटम की वजह से कैश बुक पासबुक में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर कैश बुक में मार्च में आ रहा है बट पासबुक में मार्च में नहीं दिख रहा है, तो वो अनकॉमन आइटम हुआ।
क्योंकि कैश बुक में है बट पासबुक में नहीं है मार्च महीने की, यानी पासबुक में डेफिनेटली वो कब आएगा, अप्रैल में आएगा। आप समझ रहे हो क्या, टाइमिंग डिफरेंस हो गया ना फिर तो ये, क्या ये डिफरेंस बनेगा। हाँ, अभी अदर वे अराउंड आओ, पासबुक में है बट कैश बुक में नहीं, पासबुक में है बट कैश बुक में नहीं, तो पासबुक में कौन से मंथ में आ गया, मार्च, लेकिन कैश बुक में है क्या, नहीं, मतलब बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन द मंथ ऑफ मार्च। हम रिकॉर्ड फिर कब करेंगे कैश बुक में, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आ गई बात समझ, ये लॉजिक है उसके पीछे का कि जब कॉमन पीरियड की बुक्स है तो आप अनकॉमन आइटम्स ढूंढो, क्योंकि वो एक बुक में अभी हुआ है एक बुक में बाद में होगा, इसलिए वो बैलेंस में डिफरेंस ला रहा है। और अगर अब एकदम सिंपली समझ में आना चाहिए क्या, कि कॉमन पीरियड की जगह अगर बुक्स आपको अनकॉमन पीरियड की दे रहे, जैसे मार्च की दे दी क्या, कैश बुक, और अप्रैल की दे दी क्या, तो ये क्या हो गया बोलो, अनकॉमन पीरियड का कैश बुक पासबुक हुआ, बराबर। हाँ, इसमें आपने पहले तो ये देखना है कि आपका कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली है क्या, अगर है तो मुझे आगे कुछ बढ़ने की जरूरत है क्या, मैं क्या बोलूंगा, अरे दोनों टैली है तो बीआरएस की क्या जरूरत है, छोड़ो डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे, बराबर। लेकिन ये दोनों आपस में टैली नहीं है, ऑब्वियसली यही होगा हमेशा। अब आपको देखने रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, सो दैट उन दोनों में जो फर्क है वो फर्क को आप एक स्टेटमेंट में बता सको, रिकंसाइल करके दे सको, ये देखो ये रीजंस है वो फर्क के, ठीक है। तो रीजंस कौन से होंगे वो कैसे पता करेंगे, सर अगर अनकॉमन पीरियड की बुक्स है ना तो सारे कॉमन आइटम्स रीजंस ऑफ डिफरेंसेस हो जाएंगे। लॉजिक, कॉमन आइटम्स मतलब जो उधर भी है और इधर भी है, जो कैश बुक में भी है और पासबुक में भी है। कैश बुक कौन से महीने की है, पासबुक कौन से महीने की है, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस कॉमन आइटम्स होंगे जो कैश बुक में कब आए, मार्च में, लेकिन पासबुक में कब आए, अप्रैल में। तो सर 31 मार्च को ऑब्वियसली कैश बुक में रिकॉर्डेड है पर पासबुक में नहीं, आ रही क्या बात समझ, क्योंकि वो अप्रैल में रिकॉर्ड हुआ है ना पासबुक में, कॉमन आइटम जो दोनों जगह है, बट दोनों जगह है लेकिन इधर मार्च में और इधर अप्रैल में। समझ आ रहा है, मतलब एकदम बारीक बात है, जिसको समझ आ गई दिमाग में बैठ जाती है, बाकी अभी एग्जाम्पल के वक्त आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, जिसको अभी तक नहीं आई होगी समझ वो एग्जाम्पल में बराबर समझ जाएगा। ओके, तो बस इतना ही करना है, और फिर वो रीजंस ऑफ डिफरेंसेस का एडलेस एज यूजुअल डिस्कस होगा, और फिर आपका बीआरएस नॉर्मली बनेगा, तो मुझे आगे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। इतने से आपको समझ जाएगा कि थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेनेशन लिख दो थोड़ा सा, व्हाट इज अनकॉमन आइटम्स, व्हाट इज कॉमन आइटम्स, बस इतना लिख दो आप। These will be reasons of differences decide add or less as usual, decide add or less as usual, and prepare PRS। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट को पक्का कर दे, इजी है समझ आ जाएगा हमें। नहीं समझा, बोलना क्या, उसका तो कोई इलाज नहीं मेरे पास। देखो, सीए बनना अपने आप में एक सब अलग चीज़ है, जब आप सीए बन जाते हो तो उससे आपको जो रेपुटेशन मिलती है, जो रिस्पेक्ट मिलती है, जो आपको खुद को फील होता है, इतना नॉलेज आपको मिलता है, तो बहुत अलग है। बट वो सब हासिल करने के लिए हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। तो अभी तो क्लास हमारा 1 ही घंटे का है, सून वी आर गोइंग टू टेक 2 आवर्स क्लासेस, डेफिनेटली 2 आवर्स में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा डिस्कस होगी और फटाफट काम होगा ऑब्वियसली। बट फिर आप अभी तो आप 1 ही घंटे में बोलते, अभी तो 1 घंटा हुआ भी नहीं, अभी कितना 40 मिनट्स का क्लास हुआ है, 20 मिनट बाकी है अभी, में भी आप अगर थक जाओगे तो
हाँ, तो कितने बजे क्लास चालू हुआ? 3:30। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। बस खत्म है चैप्टर, नया शुरू करना है अपने को। एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं फटाफट, जॉब डन। अच्छा एक बात आपको बता दूं, 2018 में ये नया सिलेबस आया था, फिर उसके बाद अभी चेंज हुआ लास्ट ईयर, यानी 2023 में। तो ये दूसरी बार चेंज हुआ है सिलेबस, बट बीआरएस तब से है, उसके पहले भी था, बट 2018 से फाउंडेशन शुरू हुआ है, उसके पहले सीपीटी था। तो 2018 से लेकर आज तक जितनी भी एग्जाम्स हुए हैं सब में बीआरएस का क्वेश्चन आया है। कभी 5 मार्क के लिए आया है, कभी 10 मार्क के लिए आया है, पर ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आज तक कभी, एक ही बार आया शायद, एक बार आया, सॉरी एक बार आया, बट इतने सारे अटेम्प्ट्स में सिर्फ एक बार आया। यानी ये पूछने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत नेग्लिजिबल है, नहीं आता है। पर एक मिनट, ये ज़्यादा इजी है इसके लिए नहीं आता है, हाँ ये बात समझो आप, ये मत सोचो आप कि अच्छा है नहीं आता है चलो बच गए, ये ज़्यादा इजी इसके लिए नहीं आता है। दिस इज मच इजियर देन व्हाट वी आर डूइंग इन द बीआरएस। ठीक है, तो करा दूँ सॉल्व फटाफट। मेरे प्लान में तो था ये क्वेश्चन आज, अब आप बोलो क्या है। हो जाएगा, 7.5 मिनट में करवा दूँ, नहीं हुआ तो उठ के चल जाना सीधा। शर्त लगाए 7.5 मिनट। हे सीरी, set a timer for 7.5 minutes. 7.5 minutes started. चलो, the following are the cash book, bank column and passbook of Jane for the months of March 22, April 22. ऐसा मत करो, for the month of March 22 and April 22. तो ये बताओ, मार्च और अप्रैल की कैश बुक और पासबुक दिए, यानी क्या ये अनकॉमन पीरियड है या कॉमन पीरियड है? अनकॉमन पीरियड, वेरी गुड। तो ये देखो एक मिनट, इधर आपको मार्च की दिख रही है कैश बुक, बैंक कॉलम ओनली, और ये देखो अप्रैल की दिख रही है पासबुक। आपको पासबुक का फॉर्मेट तो याद है, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट एंड देन बैलेंस। तो 3,65,000 बैलेंस था, फिर 33,000 आपने और डिपॉजिट किया तो बैलेंस बढ़ गया। यहाँ पे डेली बेसिस पे बैलेंस लिया जाता है, ओके। और कैश बुक हम क्या करते हैं, मंथली बेसिस पे क्लोज करते हैं, पूरा महीना हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं फिर क्लोज करते हैं। तो ये महीने की दिखेगी आपको पूरी। अब थोड़ा ध्यान मेरे पास देना, मार्च की कैश बुक है और अप्रैल की पासबुक है, पहले क्या चेक करना है? गलत बात, पहले चेक करना है कि बैलेंस में डिफरेंस है भी या नहीं। अगर नहीं है तो सीधा बाय टेक केयर हो जाता ना, बराबर है, यस। तो आइए पहले चेक करें बैलेंस सेम है या नहीं। बट एक मिनट, कौन से डेट का बैलेंस देखे? 1 मार्च का ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये देखूं? सर हमें बीआरएस कब बनाना है ये भी समझना पड़ेगा आपको इस केस में। तो कॉमन पीरियड की जब कैश बुक पासबुक दी होगी ना, तो जिस मंथ की कैश बुक पासबुक दी है वो मंथ के एंड में आप बीआरएस बनाओगे। आगे आएगा 11th क्वेश्चन जब करेंगे बताऊंगा फिर से। क्या बोला? कॉमन पीरियड की जब दी होगी तो जिस मंथ का आपको कैश बुक पासबुक दिया है वही मंथ के एंड का आप क्या बना रहे हो? बीआरएस। पर जब अनकॉमन पीरियड की दी है तो आपने ये देखना है कि कैश बुक कब एंड हो रहा है। बताओ कैश बुक कब एंड हो रहा है? 31 मार्च, उस दिन आप बीआरएस बना रहे हो। ये समझा? कैश बुक के एंडिंग डेट का बीआरएस बनाना है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, बताओ कैश बुक में कितना बैलेंस था या ओवरड्राफ्ट था? ये बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है पहले बताओ। ये कैश बुक है, कैश बुक में ये कैरीड डाउन लिखा है 31 मार्च 22 को, मार्च एंडिंग। ऑब्वियसली दिस इज बैलेंस, कैरीड डाउन ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस है ये, समझ में आता है? हाँ, डेबिट बैलेंस तो समझते हो ना आप, डेबिट साइड टोटल ज्यादा क्रेडिट कम, तो वो डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस दिखा रहा है कैश बुक 3,13,000 रुपए का, पासबुक भी इतना दिखा दे मजा आ जाए सर। तो आइए पासबुक में चलते हैं। सर पासबुक तो अप्रैल का है, तो कैसे चेक करें अब 31 मार्च को पासबुक में कितना बैलेंस था? क्या ये कॉमन सेंस है? सर 1 अप्रैल को जो बैलेंस है वही तो 31 मार्च को होगा ना। ये 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस है, तो यही 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? श्योर? हाँ। तो कितना बैलेंस दिखा रहा है आपका पासबुक बताइए। अच्छा बैलेंस दिखा रहा है कि ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है ये भी बताइए।
ये यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये बैलेंस का नेचर क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹3,65,000। सो ऑब्वियसली ये क्रेडिट बैलेंस है 3,65,000 का। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस बैलेंस, तो 3,65,000 का बैलेंस है। उतना ही कैशबुक में था क्या, नहीं सर, मतलब दोनों में क्या है, डिफरेंस। बनाना पड़ेगा BRS। अब क्या ढूंढना है बताओ, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस। तो रीजंस ऑफ डिफरेंसेस कैसे मिलेंगे, तो सर अनकॉमन पीरियड की कैशबुक पासबुक है तो कॉमन आइटम्स विल बी रीजंस ऑफ, because those items appeared in the cash book in the month of March and they will be appearing in the passbook in the month of April। कैश बुक में वो आए थे मार्च में और पासबुक में अप्रैल में आ रहे, इसीलिए वो रीजंस ऑफ डिफरेंसेस है, बराबर। तो कॉमन आइटम्स उधर और इधर दोनों जगह है ऐसे कॉमन आइटम्स। चलो मुझे ये बताओ, कॉमन आइटम्स ढूंढना है तो कैश बुक की डेबिट साइड को मैं पासबुक की क्रेडिट साइड से कंपेयर करूंगा, हाँ, और कैश बुक की क्रेडिट साइड को मैं पासबुक की डेबिट साइड से कंपेयर करूंगा। रेडी, यस। चलो फटाफट ये बताओ, ये तो बैलेंस है सर ओपनिंग। सेल्स 3 लाख, सेल्स 3 लाख, क्या यहाँ पर आपको 3 लाख दिख रहा है, ये कॉमन आइटम होगा, मतलब हमने सेल किया था, सेल करके पैसा आया था, चेक आया था, हमने वो बैंक में भर दिया और उसके पैसे मार्च में ही बैंक में आ गए हैं, इसलिए अप्रैल में दिख रहे नहीं है। प्रैक्टिकली समझना है। ओके तो सर सेल्स नहीं, राम 65,000, बताओ यहाँ पे आपको राम 65,000 दिख रहा है क्या, तो 65,000 दिख गया, अरे पर वो पटेल का है। तो राम के पैसे, ध्यान से सुनना, राम ने चेक दिया था 10 मार्च को, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, इसीलिए बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया है, और इसके पैसे भी मार्च में ही आ गए हैं, इसके लिए अप्रैल में दिख रहा है क्या, राम 65,000 अप्रैल में दिख रहा है, नहीं, गुड, मतलब मार्च में ही पासबुक में आ गया होगा, हाँ, यानी ये BRS का आइटम है क्या 31 मार्च को, नहीं, ग्रेट। अब बताओ सिंगल 2,70,000 है क्या यहाँ पे, नहीं, अगेन इट इज नॉट अ कॉमन आइटम। गोयल 33,000, ये रहा गोयल 33,000, तो जो कॉमन रहेगा ना उसको ऐसे राइट टिक कर देंगे, ठीक है, यस। फिर 65,000 पटेल, 65,000 पटेल, ग्रेट। एक मिनट सर, इसके क्रेडिट में कुछ और आइटम्स भी है, उषा, कल्पना, ये क्या है, तो सर ये उषा से पैसे आए हमारे अकाउंट में, कल्पना से पैसे आए हमारे अकाउंट में, अच्छा इनका क्या करें। पहली बात, ये कॉमन आइटम्स है क्या, सर कॉमन आइटम्स तो आइडेंटिफाई हो गए ना, जो उधर भी थे और इधर भी थे, बराबर, हाँ। अब ये दो आइटम्स वहां पर है क्या, सर वहां से तो सारे चेक कर लिए ना हमने, तो ये दो वहां नहीं है। मुझे ये दोनों का मतलब जानना है आपसे, बताओ ये दोनों उषा और कल्पना से पैसे आए हैं ऐसा रिकॉर्ड किया है, तो ये कैश बुक में कब होंगे, ये दोनों कैश बुक में कब होंगे, अप्रैल में होंगे। सर उषा और कल्पना से अपने को पैसा 20 अप्रैल और 25 अप्रैल को आया है, तो इनसे चेक भी अप्रैल में ही आए होंगे, हमने बैंक में अप्रैल में ही जमा किए और अप्रैल में वो पैसे आ गए हैं। अभी मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, बट मैं समझाना चाह रहा था कि ये क्या है, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो इनको देखकर। क्लियर है, यस। तो बस ये दो आइटम्स मेरे क्या है, BRS के हैं। अब चेक करेंगे कैश बुक क्रेडिट और पासबुक डेबिट। कैश 2 लाख दिख रहा है यहाँ पे, सर कैश भरी है वो तो तुरंत रिकॉर्ड हो जाएगी ना पासबुक में, मार्च के मार्च में ही, तो वो 3 मार्च को ही पासबुक में भी आ गई होंगी। ये तो जो नीचे पासबुक दी है वो अप्रैल की है, तो उसमें नहीं रहेगा। अच्छा मोदी 60,000, बताओ यहाँ मोदी 60,000 है, नहीं, तो कॉमन आइटम है ये, नहीं। पाटिल 30,000, पाटिल 30,000 है, नहीं। सुरेश 40,000, सुरेश 40,000 है, नहीं। अच्छा रमेश 1,50,000, रमेश 1,50,000, ये है, एक ही कॉमन आइटम दिख रहा है। अब तो बैलेंस कैरी डाउन आ गया। सर यहाँ से वहां का चेक करो, अरे क्या जरूरत है, जब कॉमन आइटम आप देख रहे हो तो वहां से यहाँ चेक कर लिया तो उसमें सभी कॉमन आ गए ना, अब यहाँ से वहां फिर से थोड़ी कोई नया कॉमन आने वाला है, ठीक है। बट जानना चाहता हूँ ये नरेश क्या है 2,80,000, तो सर ये 7 अप्रैल को बैंक में पैसा आया हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है हमें चेक भी 7 अप्रैल को ही आया होगा, बराबर या नहीं। नहीं मुझे मुझे पता है आप नहीं जाओगे, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तो हमने सारे रीजंस ऑफ डिफरेंसेस ढूंढ लिए, तो सारे रीजंस ऑफ डिफरेंसेस ढूंढ लिए, हाँ। अब इनका सिर्फ ऐड और लेस, एक सेकेंड रुको, सिर्फ ऐड और लेस लिखेंगे कल, ऐड और लेस। ये बताओ ये गोयल और पटेल के चेक्स आए कब थे, मार्च में, हमने बैंक में भर कब दिए थे, मार्च में,
लेकिन क्या इसका पैसा आया था मार्च में? नहीं। वो कब आ रहा है? अप्रैल में। कैश बुक, पासबुक, कैश बुक, पासबुक। अब कहां से कहां जाना है ये आप डिसाइड करो, क्योंकि दोनों अवेलेबल है। तो कैश बुक टू पासबुक लेस। एक मिनट, कैश बुक का बैलेंस बताओ कितना है? 3,13,000। मैं ये दोनों उसमें से लेस कर रहा हूँ, 33,000 एंड 65,000, बचा 2,15,000। और ऑब्वियसली ये दोनों अगर लेस होंगे तो ये वाला एक जो ट्रांजैक्शन है वो क्या होगा? ऐड। तो ऐड कर दो 1,50,000। बताओ कितना आ रहा है बैलेंस एज पर पासबुक? 3,65,000। वेरी इजी। यस, तो लिख कर लेंगे, आज यहाँ रुकेंगे। आप सभी को बाय।